हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 14 एंड जैसा आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, इस वीडियो में मैं टोटल 31 स्टॉक्स रिवील करने वाला हूं जो मैं होल्ड करता हूं अक्रॉस ऑल माई 4 पोर्टफोलियोज। तो चलिए विदाउट मच अडो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं ताकि वीडियो को शॉर्ट रखा जा सके एंड आप लोग लास्ट तक फॉलो कर सकें। तो पहला जो सेक्टर है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ वो है ऑटो सेक्टर। इनफैक्ट बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बुलिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी सेक्टर में आप किसी भी प्राइस पे एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ईएमएस सेक्टर एक समय अच्छे डिमांड में था, अच्छी टेलविंड्स थी, जिसके कारण डिक्सन, पीजी, इलेक्ट्रोप्लास जैसे जो स्टॉक्स है वो लगातार ऊपर भाग रहे थे। बट उसके बाद जो लेट एंट्रेंट्स थे, जिन्होंने अर्ली साइकिल आइडेंटिफाई नहीं की थी बट लास्ट में एंटर किए, वो आज तक ट्रैप हो रखे हैं या फिर उन्होंने लॉस में एग्जिट ले लिया है। तो गलत प्राइस पे एंट्री लेने से क्या होता है, या तो आपको लॉस होगा या फिर आपको बहुत लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा ताकि आपका प्राइस वापस आ सके। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। विद रिगार्ड टू ऑटो सेक्टर, मुझे लगता है अभी भी इसमें दम बाकी है। एंड जनवरी सेल्स नंबर्स भी जो आए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जीएसटी कट हुए थे उसकी वजह से जो डिमांड और एक्सेलरेट हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, सस्टेन हो रही है। तो इसी वजह से ऑटो सेक्टर को लेकर मैं बुलिश हूँ, बट वहाँ पे भी सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर का किसी भी स्टॉक को आप लेकर उठा लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको वैल्यूएशन एंड ग्रोथ दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ अचीव करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको लेकर मैं बुलिश हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है फ्यूचर में जो नॉर्मल कार्स हैं उससे ज़्यादा डिमांड आएगी एसयूवीज़ की। एंड अनडाउटेडली जो एसयूवी किंग है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लगातार इनोवेट कर रही है। ईवीज़ में भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है रीसेंट रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि मार्जिन्स पे थोड़ा फ़र्क आया, एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम हुई, जिसके कारण थोड़ी सी ज़रूर पिटाई हो रही है रिसेंटली, बट अच्छे प्राइस पे है अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो। नंबर 2, फोर्स मोटर्स। जैसा बोलते हैं कि हर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छा नहीं करेगा। कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होंगे, चाहे वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी थे या फिर कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स हो, उनका आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो में कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो उनको एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाकर देते हैं, जिनमें से एक है मेरे लिए फोर्स मोटर्स। मुझे बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसके कारण लगातार पैसे बने हैं इसमें। बट हाँ, रिसेंटली इसकी वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो गया हूँ, ओवरबॉट हो गया है। इसी वजह से मैंने 50% शेयर्स बेच दिए हैं, 50% में होल्ड कर रहा हूँ। 50% शेयर्स सेल करने का लॉजिक ये था, एक तो ओवरबॉट हो गया है, एट द सेम टाइम जो जनवरी सेल्स अपडेट थी वो थोड़ी सी कम आई है, बट लगातार कंपनी इनोवेट कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली कंपनी ने शायद कोई कंपनी और एक्वायर की है ताकि उनका जो लैंड है वो एक्वायर किया जा सके, जिससे कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके। यानी कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्लान है। एट द सेम टाइम कंपनी ना ही अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, ना ही प्रोमोटर्स सेल कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल कंपनीज हैं। एंड अगर कैश फ्लोज भी देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रहते हैं फोर्स मोटर्स के। एंड कंपनी ने डेट भी रीपे कर दिया है अपना। थर्ड जो स्टॉक है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में बुलेट जो है वो आज भी एस्पिरेशनल ब्रांड है यंगर जनरेशन के लिए, जिनके पास भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं। एंड अगर वो फर्स्ट बाइक लेना चाहते हैं या फिर बाइक अपग्रेड करना चाहते हैं तो चाहते हैं बुलेट लें। एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, जिसके कारण रिजल्ट्स के बाद ये 8000 आई थिंक क्रॉस कर चुका है, जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। बट हाँ, इस प्राइस पे अभी लेना सही नहीं रहेगा क्योंकि ओवरबॉट लग रहा है। उसके बाद नंबर 4 जो स्टॉक है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। रिजल्ट्स के बाद पिटाई हो रही है, बट रिजल्ट्स अच्छे रहे थे। जो वन टाइम लेबर कोड इम्पैक्ट था जिसके कारण कुछ एक्सेप्शन लॉस हुआ था, ये इनफैक्ट कई सारी कंपनीज के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स ने कहीं ना कहीं अप्रिशिएट नहीं किया इसको एंड ये लगातार गिर रहा था। एंड बट मुझे कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो जनवरी सेल्स अपडेट आई थी वो भी फिनोमिनल रही थी। आई थिंक मोर देन 45% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है शॉर्ट टर्म में। नंबर 5 जो स्टॉक है एस एम एल महिंद्रा। एस एम एल महिंद्रा में इसी वीक में 2 दिन आई थिंक वेंसडे एंड थर्सडे को 10% का अपर सर्किट लगा था। फ्राइडे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई एंड वहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, तो रेजिस्टेंस के पास से एक बार ब्रेकआउट दिया बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। तो एस एम एल महिंद्रा को लेकर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। कंपनी के जो, क्योंकि जब से महिंद्रा ने एक्वायर किया है तब से इसका महिंद्रा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म को लेकर मैं बुलिश हूँ। बट हाँ, इस प्राइस पे अभी आपको शायद नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा ऑटो सेक्टर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, जिसकी वजह से ऑटो एंसिलरी जो इनकी डिमांड डिराइव होती है OEM से, ऑटो OEM जो है वहाँ से डिमांड आती है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। तो इस सेक्टर में मेरे पास है प्रीकॉल, जो कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाता है। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। फायम इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा था, स्पेसिफिकली आफ्टर ल्यूमेक्स रिजल्ट्स। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट्स आए थे उसकी वजह से मार्केट्स ने फायम इंडस्ट्रीज से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी।
बट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, जिसके कारण वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ भी एलईडी ऑटोमोबाइल लाइटिंग में ऑपरेट करती है। इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, तो एक दिन तो रिजल्ट्स आने के बाद अपर सर्किट लगा था 20% का, बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। नंबर 9 जो स्टॉक है वो है करारो इंडस्ट्रीज़। एक्सेल्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सब बनाती है ये, मोस्टली फॉर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए। एंड इंडिया EU ट्रेड डील का भी इसको फ़ायदा मिलेगा मीडियम टर्म में। रिजल्ट्स भी ओवरऑल अच्छे आए थे, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। बेलराइज अगेन रिजल्ट्स ओवरऑल डिसेंट थे, कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से बेलराइज भी अच्छा कर रही है। ये बेसिकली ऑटोमोटिव जो सीट मेटल होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद ऑटो सेक्टर से निकल के आते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के ऊपर। जैसा आपने देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कुछ पिवट किया था फ्रॉम केपेक्स टू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जिसकी वजह से GST कट किए गए, इनकम टैक्स में रिबेट, इनकम टैक्स कट किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है आने वाले टाइम में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा करेंगे। अभी आदित्य विजन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है मेरे लिए। आई थिंक नो प्रॉफिट नो लॉस या हल्का सा प्रॉफिट पे होगा, बट इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। एंड इस साल अगर जस्ट इन केस अगर समर्स जो हैं वो इंटेंसीफाई हो जाते हैं, या फिर कहने का मतलब ये है टेम्परेचर्स हाई पे रहते हैं, तो AC की सेल्स अच्छी हो सकती है, जो लास्ट ईयर काफ़ी सबड्यूट रही थी। एंड AC की अगर सेल्स अच्छी होती है तो आदित्य विजन को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एट द सेम टाइम कंपनी न्यूअर स्टोर्स भी खोल रही है बिहार के बाहर भी। उसके बाद जो स्टॉक है वो है V2 रिटेल। रिजल्ट्स फिनोमिनल आए थे, कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, नंबर ऑफ स्टोर्स खोल रही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट आ रही है, तो V2 रिटेल को भी मैं होल्ड करने वाला हूँ। 13 जो स्टॉक है वो है PN गडगिल। इसमें मैं लॉस में हूँ, बट ज्वेलरी कंपनीज के सबके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। मार्केट्स कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा, कन्फ्यूजन में है, क्योंकि एक तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एक्सेप्शनली भाग रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट्स को कंसर्न थे कि इनका बिजनेस कैसा रहेगा। एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम्स में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब प्राइसेस इतने भाग जाते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। बट मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ फिर से आ जाएगी, जैसे जैसे अब अपने देख रहे हैं सिल्वर के प्राइसेस भी काफ़ी कूल डाउन हुए हैं, एंड गोल्ड में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिख रही है। गोल्ड प्राइसेस में भी इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो $5,000 पर ट्रॉय आउंस के आसपास चल रहा है, उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इसको कंसिडर कर सकते हैं, फिनिक्स मिल्स को। ये बिगेस्ट मॉल ऑपरेटर है इंडिया में। आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर इसके और मॉल्स आने वाले हैं, जिससे ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी लगातार अच्छा कर रही है, कैश फ्लोज भी रिच रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, एस्पिरेशंस बढ़ेगी लोगों की, फिनिक्स मिल्स भी अच्छा करेगा। उसके बाद 15th जो स्टॉक है अनंतराज। इसमें मेरे को फिनोमिनल प्रॉफिट्स हुए हैं पास्ट में भी, एंड अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने इसको 175 पे ही आइडेंटिफाई कर लिया था, एंड उसके बाद अराउंड 800 के आसपास एग्जिट कर दिया था। फिर मैंने 596 पे ऐड किया, एंड बिलो 500 भी ऐड किया था, एंड अभी मेरा आई थिंक एवरेज प्राइस 530 या 540 के आसपास है। तो डेटा सेंटर को लेकर मैं बुलिश हूँ। हाँ, अभी बजट में भी कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं डेटा सेंटर कंपनीज़ के लिए। उसके बाद जो हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर, ये कहीं ना कहीं सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, इसमें सेकुलर ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडिया की पॉपुलेशन अभी यंग है, बट आने वाले टाइम में मे बी 10 साल 15 साल बाद जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन भी एजिंग होने लगेगी, इंडिया में भी हॉस्पिटल की डिमांड और बढ़ेगी। तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों की मुझे लगता है दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट्स में। वॉल्यूम मतलब कि जैसे जैसे लोग बीमार पड़ेंगे या फिर हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो इनकी हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ेगी। एट द सेम टाइम वैल्यू, आप लोग जानते हैं हेल्थ केयर में जो इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स जो बेसिकली डिपेंड करते हैं वॉल्यूम एंड वैल्यू, यानी वॉल्यूम और प्राइस के ऊपर, वो दोनों ही अच्छा करने वाले हैं। एंड नारायण ह्रुदयालय के रिजल्ट्स आए हैं। अगर हेडलाइन नंबर्स देखें तो आई थिंक इसके फ्राइडे को मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट्स आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग टेंशन में हैं, क्योंकि मेंबर्स भी नारायण ह्रुदयालय होल्ड कर रहे हैं, मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। तो उनको हेडलाइन नंबर्स देख के लग रहा है कि रिजल्ट्स बहुत ख़राब रहे हैं, बट रिजल्ट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे रहे हैं। बट हो सकता है हेडलाइन नंबर्स की वजह से एक बार करेक्शन जरूर आए, बट मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। अब इसके रिजल्ट्स में थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ हुआ क्या है नारायण ह्रुदयालय में। तो अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे रहे हैं, बट हाँ एक बार हेडलाइन नंबर्स ज़रूर ख़राब दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। तो अब देखिए तो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने Q3 में November 6 के आसपास वो जो एक
प्रैक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्स जो है यूके में वो एक्वायर किया था, जिसके नंबर्स कंसोलिडेट किए गए हैं इनके फाइनेंशियल्स में, जिसकी वजह से इम्पैक्ट दिख रहा है। तो अगर आप इंडिया रेवेन्यू देखते हैं, वहाँ अराउंड 11% का ग्रोथ आया है कंपनी का ईयर ऑन ईयर। केमेन रेवेन्यू देखते हैं तो वहाँ पे 70% का ग्रोथ आया है। एंड जो ये यूके रेवेन्यू है, ये बेसिकली नवंबर 6 से जो कंपनी ने चेन ऑफ ये हॉस्पिटल्स एक्वायर किए हैं उसके नंबर्स हैं, जो पहले नहीं थे, जिसके कारण जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हो गई है वो 2151 करोड़ हो गई है, जो ईयर ऑन ईयर 61% का ग्रोथ दिखा रही है। तो रेवेन्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कंसोलिडेटेड एडजस्टेड ईबिटा देखते हैं तो अराउंड 4666 करोड़ का रहा है, जो कि 43% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, आप ये लाइन देखें, क्योंकि जो वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है 757 मिलियन यानी 76 करोड़ के आसपास जो ये एक्विजिशन कॉस्ट है, ये वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है, जिसके कारण EBITDA कम हो गया है। जो एक्चुअल रिपोर्टेड EBITDA है वो कम हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एडजस्टेड EBITDA है वो 4662 करोड़ है, 4662 करोड़, सॉरी मैं करोड़ और मिलियन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4662 मिलियन यानी 466 करोड़। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड EBITDA जो रिपोर्ट किया गया है वो है 399 करोड़, यानी 466 करोड़ माइनस 76 करोड़ जो कि आता है 390 करोड़। तो 390 करोड़ रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये एक्विजिशन कॉस्ट जो है 76 करोड़ वो आपके EBITDA से माइनस कर दिया गया है, जबकि ये वन टाइम कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट, जिसकी वजह से जो ग्रोथ दिख रहा है EBITDA में वो 19.9% का ही दिख रहा है। बट अगर ये एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ भी उतने इंक्रीज़ नहीं करती। बट अगर आप वो जो यूके वाली रेवेन्यूज़ हैं वो हटा भी देंगे तो भी 24% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज़ में। एंड EBITDA अगर देखें तो ऐसे 43% का ग्रोथ आया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कारण 19% का ग्रोथ ही आया है EBITDA में। और उसके बाद पैट अगर देखें, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो ऐसे अराउंड 255 करोड़ का पैट था, यानी 31% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। लेकिन इसमें कंपनी का एक तो ऑब्वियसली 76 करोड़ का जो वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है उसकी वजह से EBITDA कम हुआ, पैट भी कम हुआ। EBITDA कम होगा तो पैट भी कम होगा। और एट द सेम टाइम जो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी का 51 करोड़ का यानी 509 मिलियन का, वो हुआ है न्यू लेबर कोड की वजह से। जैसा आप लोग देखे थे एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, काफ़ी सारी और कंपनीज़ में, काफ़ी सारी IT कंपनीज़ में भी हुआ है, जो न्यू लेबर कोड आया है उसके कारण वन टाइम लेबर कॉस्ट लगा है, जिसका कंपनी को लॉस हुआ है 51 करोड़ का। तो इसी वजह से जो एडजस्टेड पैट है वो 255 करोड़ का होने के बजाय 128 करोड़ का हो गया है। 128 करोड़ का इसलिए हुआ, 255 करोड़ से 128 करोड़ यानी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्योंकि इसमें 76 करोड़ का जो है वो एक्विजिशन कॉस्ट है और 51 करोड़ का लेबर कॉस्ट का जो वन टाइम इम्पैक्ट हुआ है। इन दोनों की वजह से पैट काफ़ी कम दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो इसी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी नेट प्रॉफिट है वो 193 करोड़ से 127 करोड़ हो गया है। बट अगर ये दोनों फैक्टर्स अगर कंसिडर कर लिए जाएँ तो अच्छा खासा ग्रोथ आया है EBITDA में भी, पैट में भी। एक्सक्यूज मी। तो इसको मैं डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूँ। हो सकता है एक दिन मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा फॉल ज़रूर करेगा, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहीं कहीं ना कहीं जो बिगर प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, वो एंटर करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो हेडलाइन नंबर्स देख के बाहर होने की कोशिश करेंगे, एंड जो बिगर प्लेयर्स हैं वहीं एंट्री बनाएंगे। यथार्थ हॉस्पिटल के भी रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, कंपनी रिजल्ट्स के बाद अच्छा स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। कोवाई मेडिकल अराउंड 10-12% के 15% की रेंज में फंसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अभी भी लॉस में है। ग्रोथ उतना नहीं दिखा रहा, जबकि फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर से मेरे पास है कैप्लिन पॉइंट, ये भी थोड़ा सा प्रेशर में है। रिजल्ट सबके कंसिस्टेंट रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर रहा है, आगे भी वेल्थ क्रिएटर रहने वाला है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो लैटिन अमेरिका पे रहता है, जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट है, जिसकी वजह से जो FDA वगैरह की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती कैप्लिन को। सेनोरस फार्मा अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, तो इसको भी मैं डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूँ। उसके बाद वायर्स एंड केबल्स में मेरे पास है पॉलीकैब।
एंड रिसेंटली मैंने एंट्री की है राम रतन वायर्स में, जो कि आरआर ग्लोबल का पार्ट है, जिसमें आरआर काबल का भी एक इसकी ग्रुप कंपनी है। एंड ये राम रतन वायर्स है, जिसका मेनली फोकस है कॉपर ट्यूब्स एंड कॉपर बेंडिंग वायर्स में, जिसकी डिमांड फ्यूचर में अच्छी रहने वाली है। रिन्यूएबल सेक्टर में मेरे पास है वॉरी रिन्यूएबल्स एंड केपीआई ग्रीन। वॉरी रिन्यूएबल्स में अभी लॉस में हूँ, बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ, 20% के आसपास आई थिंक लॉस होगा यहाँ। बट केपीआई ग्रीन फिनॉमिनल मेरे लिए पास्ट में अराउंड 7 to 8 बैगर्स रह चुका है, बट मैंने फिर से एंट्री बनाई थी और अभी हल्का फुल्का लॉस में चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट्स रिन्यूएबल सेक्टर को रिवॉर्ड नहीं कर रहा, जबकि दोनों ही कंपनीज लगातार अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं एंड वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही साइकिल टर्न होगी, मीन रिवर्सन होगा, जैसे ही रिन्यूएबल सेक्टर वापस फोकस में आएगा, ये दोनों कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगी। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास टेक्नो इलेक्ट्रिक है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट इसको मैं डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्ट्री अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसरेल रिजल्ट्स अच्छे आए थे, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक कल ही अनाउंस हुआ है आफ्टर मार्केट आवर्स कि इसको अराउंड आफ्टर मार्केट आवर्स या मे बी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही थे, तो अराउंड 2000 करोड़ का इसको डोमेस्टिकली ऑर्डर मिला है, जिससे इसकी ऑर्डर बुक और ज़्यादा स्वेल हो गई है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसका भी अभी तक इंटैक्ट दिख रहा है ट्रांसरेल में। उसके बाद मिनरल्स एंड माइनिंग में आशापुरा माइन कैम्प, ये अच्छा खासा प्रॉफिट पे था, बट अभी लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। बॉक्साइट प्राइसेस जो हैं Q3 में भी उतने ऊंचे पे उतने हाई नहीं रहे, जिसके कारण इसके मार्जिन्स कम हुए हैं। एंड मेटल्स, माइनिंग्स, मिनरल्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रेडी रहना चाहिए कि ये सब जो प्राइसेस होते हैं मेटल्स के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसी वजह से मैं लॉस में हूँ, पर टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एलोकेशन कम है। एंड मैं जानता हूँ जैसे ही वापस बॉक्साइट या एल्यूमिनियम के प्राइसेस रिकवर करने लगेंगे, ये फिर से अच्छा करने लगेगा। मेटल्स में मेरे पास, जैसा आप लोग जानते हैं, मेंबर्स भी जानते हैं, मैंने सिल्वर में जब 53 या 54 डॉलर चल रहा था तब इन्वेस्ट किया था। एंड लास्ट फ्यू मंथ्स में सिल्वर में अच्छा पैसा बनाया है मैंने, बट अभी मेरी पोजीशन नहीं है सिल्वर में। बट अभी 77 डॉलर्स के आसपास चल रहा है, तो मे बी मैं कंसिडर कर सकता हूँ फ्यूचर में। बट एज ऑफ नाउ मेरे पास सिल्वर नहीं है। मेरे पास ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF है, जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होता है उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, हेज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया में जैसे ही पैनिक बढ़ता है, गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करने लगते हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड। उसके बाद मिसलेनियस में जैसे मेरे पास मान इंडस्ट्रीज़ है, जो कि स्टील पाइप्स बनाती है। ये कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी मेरे को अंडर वैल्यूड लगता है, जिसके कारण मुझे लगता है मान इंडस्ट्रीज़ भी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। अलग अलग ब्रोकर हाउसेस ने भी बहुत अच्छा टारगेट दिया है मान इंडस्ट्रीज़ को लेकर। TD पावर कंपनी लगातार अपनी जो गाइडेंस है वो अपग्रेड कर रही है, एंड Q4 को लेकर भी एंड FY27 को लेकर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया है। जो जनरेटर्स वगैरह हैं उसकी डिमांड अच्छी आ रही है मोटर्स वगैरह में, तो TD पावर को लेकर भी मुझे टेंशन नहीं है। और जो 31st स्टॉक है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, जो इंश्योरेंस एंड NBFC है। ये भी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। थोड़ा बहुत अभी रिसेंट में प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट वो तो सारे ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में आया है। एंड उसके बाद जो रिसेंट एग्जिट्स रहे हैं मेरे, एक तो BSC में अच्छा प्रॉफिट्स बनाया मैंने। BSC मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया है फ़िलहाल के लिए, मे बी मैं री एंट्री करूँ, मे बी अगर प्राइस डिप हो जाए तो मे बी एंट्री करने की सोचूँ। बट एज ऑफ नाउ मैंने कॉल भी पढ़ा है, मैनेजमेंट भी उतनी ज़्यादा साफ आंसर नहीं दे रही है कि जो STT हाइक हुआ है बजट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है FNO वॉल्यूम्स में। मैनेजमेंट का भी कहना है अभी लेट्स वेट एंड वॉच। एंड मुझे ऐसा लगता है जो प्राइस हाइक हुआ है, STT हाइक हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इसके वॉल्यूम्स पे असर ज़रूर आएगा, जिसके कारण जो पास्ट में लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो ग्रोथ देखा गया है शायद फ्यूचर में ना देखा जाए, तो मार्केट इसको डीरेट कर सकता है। इसी वजह से मैं एक बार एग्जिट हो गया BSC से। MCX में जैसे जैसे मेटल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कम होगी, वैसे वैसे इसकी भी वॉल्यूम्स थोड़ी बहुत कम आएगी। कहीं ना कहीं लोग गलती यही करते हैं, क्योंकि प्राइसेस भागे जा रहे हैं, मेटल्स में एक्सेप्शनल वॉलेटिलिटी है, तो लोग किसी भी प्राइस पे लेने के बाद सोचते हैं उसमें प्रॉफिट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी MCX लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि प्रॉफिट कमाने के। तो इसी वजह से मैं MCX से भी फ़िलहाल आउट हूँ। एंड उसके बाद जो ग्रेविटा मेरे लिए पास्ट में अच्छा खासा मल्टीबैगर रह चुका है, क्योंकि मैंने ये 350 पे ही आइडेंटिफाई कर लिया था, बट रिसेंट में मैंने लॉस्ट में एग्जिट किया,
क्योंकि मैंने जो वो प्रॉफिट बुक कर लिया था वो अलग था, बट रिसेंट में मैंने वापस एंट्री ली थी जब इसके वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो गए थे, बट उसके बावजूद मैंने भी लॉस में एग्जिट किया है क्योंकि मैनेजमेंट जो है अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रही है। अलग अलग बहाने देकर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को मैनेज किया जा रहा है मार्जिन्स ऊपर नीचे करके, बट जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वॉल्यूम एंड सेल्स ग्रोथ, वो नहीं आ रही है ग्रेविटा में, जिसकी वजह से मैंने फिलहाल के लिए एग्जिट कर दिया है। चलिए वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।